बीरबल की चतुराई से बचा किसान। एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और अकबर के सामने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। आप न्याय करें। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फैसला करने से पहले बीरबल से राय मांगी। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें खेत को बुलाना होगा। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बीरबल ने कहा, हम खेत से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को खेत पर चलने के लिए कहा। जब वे खेत पर पहुंचे तो बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया, इस खेत की मिट्टी को खोदो और इसे चाटो। पहले किसान ने ऐसा किया, फिर पड़ोसी ने भी किया। बीरबल ने देखा कि असली किसान की आंखों में आंसू थे, जबकि पड़ोसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, महाराज, असली मालिक यह किसान ही है। इसकी आंखों में खेत की मिट्टी चाटकर दर्द और भावनाएं आईं, जबकि पड़ोसी का मन इससे नहीं जुड़ा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और किसान को न्याय दिलाया। 2. सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, क्या इस राज्य में कोई मूर्ख भी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, महाराज, कई मूर्ख हैं। अकबर ने कहा, तब एक सबसे बड़े मूर्ख को दरबार में बुलाओ। बीरबल ने अगले दिन एक व्यक्ति को दरबार में बुलवाया, जो सिर पर भारी गठरी रखे हुए था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी अपने घर से दूर एक गांव में काम करने जाता है और अपने खाने के लिए अपनी गठरी में भोजन लेकर जाता है। अकबर ने कहा, इसमें मूर्खता क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति खाने के लिए रोटियां और सब्जियां गठरी में रखता है, लेकिन यह भूल जाता है कि यदि वह गांव में ही भोजन खरीद ले तो उसे इतनी भारी गठरी उठाने की जरूरत नहीं होगी। अकबर हंस पड़े और बोले, वास्तव में यह आदमी मूर्ख है। 3-4 मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं दरबार में 4 सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहता हूँ। बीरबल ने कुछ दिन बाद 4 लोगों को दरबार में बुलवाया। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक टोकरा लेकर आया था, जिसमें सूखी पत्तियां भरी थीं। अकबर ने पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता ने कहा था कि जब तुम धन कमाओ तो थोड़ा धन भविष्य के लिए बचा कर रखना, इसलिए मैं अपने भविष्य के लिए पत्तियां इकट्ठा कर रहा हूँ। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति एक बड़ी मछली लिए खड़ा था। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी मछली को दूध पिलाता हूँ ताकि यह बड़ी हो जाए। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति बोला, मैंने अपने बेटे की शादी एक मुर्गी से कर दी है ताकि मेरे घर में अंडे मुफ्त में आते रहें। चौथा मूर्ख। चौथा व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि यह बाकी तीनों मूर्खों को लेकर यहाँ आ गया। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 4 बीरबल की अनोखी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि किसी व्यक्ति ने गलती की हो तो उसे सबसे विचित्र सजा क्या दी जा सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे विचित्र सजा होगी कि व्यक्ति को अपनी ही गलती का एहसास कराया जाए। अकबर ने इसे आजमाने की सोची। उन्होंने एक मंत्री को बुलाया, जो बहुत आलसी था और अपने काम को ठीक से नहीं करता था। बीरबल ने उस मंत्री से कहा, आज से तुम्हारा काम सिर्फ यह देखना होगा कि सूरज कब उगता और कब अस्त होता है। तुम्हें दिन भर केवल सूरज को देखना होगा। मंत्री ने 2 दिन तक सूरज को देखा, लेकिन तीसरे दिन उसने अकबर से माफी मांग ली और कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं अब से अपने काम में आलसी नहीं रहूंगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा। 5 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल को इसे सिद्ध करने का आदेश दिया।
अगले दिन बीरबल एक साधारण किसान के साथ दरबार में पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस किसान ने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत में बिता दिया, लेकिन इसे यह समझने में बहुत देर हो गई कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। किसान ने कहा, महाराज, अगर मुझे पहले यह पता होता कि समय इतना कीमती है, तो मैं इसे बेकार चीजों में नहीं गंवाता। अकबर को अब बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने मान लिया कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। 6 सबसे अजीब सवाल का जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने तारे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। बीरबल ने एक भेड़ को दरबार में मंगवाया और कहा, महाराज, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, उतने ही तारे आकाश में हैं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, यह तो कोई प्रमाणित तरीका नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद गिन सकते हैं। अकबर और दरबारी हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। 7 कौन ज्यादा झूठ बोलता है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे ज्यादा झूठ मछुआरे बोलते हैं। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कारण पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं, तो वे हमेशा कहते हैं कि बहुत बड़ी मछली फंस गई थी, लेकिन हाथ से छूट गई। यह उनकी आदत होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच कहते हो, बीरबल। 8 अनोखी शर्त। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर मजेदार शर्तें लगती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा काम करो जिससे मैं नाखुश भी हो जाऊं और खुश भी हो जाऊं। बीरबल ने कुछ सोचा और एक पर्ची पर कुछ लिखा। उन्होंने अकबर को वह पर्ची दी। अकबर ने पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर पहले उदास हुए, फिर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। 9 3 प्रश्नों का उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1 दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2 सबसे झूठी बात क्या है? 3 सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि इसे कोई नकार नहीं सकता। 2 सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग कहते हैं, मैं कल करूंगा, लेकिन वे कल कभी नहीं करते। 3 सबसे मीठी चीज अच्छी बोली है, क्योंकि यह दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। 10 घमंडी मंत्री की सजा। अकबर के दरबार में एक मंत्री था जो बहुत घमंडी था। वह हमेशा कहता था, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, इस मंत्री को ऐसा सबक सिखाओ कि इसका घमंड टूट जाए। बीरबल ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि यह संसार किसके कारण चलता है? मंत्री ने उत्तर दिया, मेरे कारण, क्योंकि मैं सबसे समझदार हूँ। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो यदि आप 1 महीने तक काम न करें, तो देखते हैं कि दुनिया रुकती है या नहीं। मंत्री ने ऐसा किया, लेकिन दुनिया वैसी ही चलती रही। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने घमंड छोड़ दिया। 11 मूर्ख का उपहार। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति बीरबल के पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। उसने बीरबल को एक खाली डिब्बा दिया। बीरबल ने पूछा, इसमें क्या है? मूर्ख व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें वह सब कुछ है जो मुझे आता है। बीरबल ने हंसकर कहा, तो इसमें कुछ भी नहीं है। मूर्ख व्यक्ति ने सिर झुका लिया और सभी हंस पड़े। 12 बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार 2 व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचे। दोनों ने दावा किया कि एक बहुमूल्य हार उनका है। अकबर ने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने कहा, इस हार को कुछ दिनों के लिए एक संदूक में बंद कर दिया जाए। जिसे सबसे अधिक बेचैनी होगी, वही असली मालिक होगा। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी बहुत बेचैन हुआ।
बीरबल ने हार उसे दिलवा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी बेजोड़ है। 13 सबसे ईमानदार व्यक्ति। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति दिखाओ। बीरबल ने एक किसान को दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, तुम ही सबसे ईमानदार क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने मेहनत की और चोरी नहीं की। अकबर ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। 14 अकबर की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, यदि तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना कुछ बोले मुझे हंसाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और एक छोटी सी बिल्ली लेकर आए। उन्होंने बिल्ली के सिर पर हल्का सा पंख रख दिया। बिल्ली ने तुरंत पंख को पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी हरकतें बहुत मज़ेदार लगने लगीं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम कमाल के हो। 15 बीरबल की चतुराई। एक बार एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका सोना चोरी हो गया है। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक नौकर की छड़ी छोटी निकली। बीरबल ने कहा, यह ही चोर है, क्योंकि इसने डर के मारे अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और चोर को दंड दिया। 16 सबसे बुद्धिमान कौन। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यक्ति आए। दोनों दावा कर रहे थे कि वे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, इन दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है, यह पता लगाओ। बीरबल ने दोनों से एक ही सवाल पूछा, यदि आपके पास 2 विकल्प हों, एक तरफ हीरे और सोना हो और दूसरी तरफ ज्ञान की किताबें, तो आप क्या चुनेंगे? पहले व्यक्ति ने कहा, मैं हीरे और सोना चुनूंगा, क्योंकि इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं ज्ञान की किताबें चुनूंगा, क्योंकि ज्ञान से ही असली अमीरी आती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो व्यक्ति हीरे और सोना चुनता है वह बुद्धिमान नहीं बल्कि लालची है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो ज्ञान को प्राथमिकता देता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और दूसरे व्यक्ति को सम्मानित किया। 17 सबसे बड़ा धन कौन सा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया और उन्होंने बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहा। बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम खुश हो? किसान ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास मेहनत करने की ताकत है और मेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है। इसके बाद बीरबल ने एक अमीर व्यापारी को बुलाया, जो हमेशा चिंतित रहता था। बीरबल ने पूछा, आपके पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप चिंतित क्यों रहते हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरा धन कोई छीन न ले। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, जिसने संतोष पा लिया वही सबसे धनी है, और जो लालच में पड़ा है वह हमेशा गरीब रहेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लिया। 18 बीरबल की गिनती की कला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में कितने लोग हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? मुझे विस्तार से बताओ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जो अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं वे मूर्ख हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया इन्हीं 2 वर्गों में बंटी हुई है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने गिनती का सबसे सरल तरीका बताया। 19 अनोखा न्याय। एक बार एक आदमी रोता हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अकबर ने बीरबल से इस मामले का समाधान निकालने को कहा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, हम कल नदी किनारे चलेंगे और गाय का असली मालिक वहीं पता चल जाएगा। अगले दिन सभी नदी किनारे पहुँचे। बीरबल ने गाय को नदी में उतारा और दोनों व्यक्तियों से कहा, अब तुम दोनों नदी में जाकर गाय को पुकारो। जो इसका असली मालिक होगा
गाय उसी के पास जाएगी। पहले व्यक्ति ने पुकारा, लेकिन गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर दूसरे व्यक्ति ने पुकारा और गाय तुरंत तैरती हुई उसके पास पहुंच गई। बीरबल ने घोषणा की, यही गाय का असली मालिक है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और सच्चे मालिक को उसकी गाय लौटा दी। 20 बीरबल का जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज, इस दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई थी या अंडा? अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है। बीरबल हंसकर बोले, महाराज, कभी कभी कुछ सवालों के उत्तर मिलना आसान नहीं होता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। 21 चालाक व्यक्ति का पर्दाफाश। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ। बीरबल ने उससे पूछा, अच्छा, तो बताओ, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसने अभी अभी सबसे बड़ा झूठ बोला है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो। अगर यह व्यक्ति सच कह रहा होता तो यह स्वयं को सबसे ईमानदार व्यक्ति नहीं कहता। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 22 सबसे आलसी कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे आलसी व्यक्ति कौन है? बीरबल ने 2 लोगों को दरबार में बुलाया। पहला व्यक्ति बहुत गरीब था और उसने कहा, मैं इतना आलसी हूं कि मैं कभी काम करने नहीं जाता। दूसरा व्यक्ति बहुत धनी था और बोला, मैं इतना आलसी हूं कि मैं नौकरों को भी हुक्म देने के लिए किसी और को भेजता हूं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूसरा व्यक्ति सबसे आलसी है, क्योंकि यह इतना आलसी है कि अपनी बातें भी किसी और से कहलवाता है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 23 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? कुछ मंत्रियों ने कहा, सोना, कुछ ने कहा, हीरे जवाहरात, और कुछ ने कहा, राजा का सिंहासन। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है, क्योंकि इसे खरीदा या लौटाया नहीं जा सकता। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 24 मूर्ख ब्राह्मण की सच्चाई। एक बार एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से उसकी परीक्षा लेने को कहा। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ब्राह्मण डर गया, लेकिन फिर सोचकर बोला, महाराज, मेरी मृत्यु आपके मरने के 1 दिन बाद होगी। अकबर यह सुनकर डर गए और ब्राह्मण को इनाम देकर विदा कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसने अपना भला करने के लिए चालाकी से जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 25 दूध का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कितने लोग ईमानदार हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी लोग रात में राजमहल के कुएं में 1-1 लोटा दूध डालें। अगले दिन अकबर ने कुएं में झांका, लेकिन वह पानी से भरा था। बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, हर किसी ने यही सोचा कि बाकी लोग दूध डालेंगे, तो मेरा पानी डालना किसी को पता नहीं चलेगा। अकबर को एहसास हुआ कि ईमानदारी की परीक्षा लेना आसान नहीं है। 26 बीरबल और कंजूस व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरा नौकर बहुत आलसी हो गया है, कृपया उसे सजा दें। बीरबल ने नौकर से पूछा, तुम काम क्यों नहीं करते? नौकर ने उत्तर दिया, मालिक बहुत कंजूस है। वे मुझे सही वेतन नहीं देते, फिर भी मुझसे अधिक काम करवाते हैं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी ने इनकार किया। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारे नौकर की परीक्षा लेंगे। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी से कहा, अपने नौकर को 1 सोने की मोहर दो और देखो कि वह कितना मेहनती बनता है। जैसे ही नौकर को इनाम मिला,
वह खुशी खुशी काम में लग गया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि मालिक न्याय करें तो नौकर भी खुश रहते हैं। अकबर ने व्यापारी को उचित वेतन देने का आदेश दिया। 27 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमारे दरबार में सबसे बड़े मूर्ख को खोज सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचा और अगले दिन एक व्यक्ति को दरबार में लाए। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? वह व्यक्ति बोला, मुझे कभी भी कोई काम ठीक से करना नहीं आता और मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूँ। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही व्यक्ति चुना। लेकिन तभी वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि मैं मूर्ख हूँ तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, असली मूर्ख वह है जो अपनी मूर्खता को स्वीकार न करे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 28 चार मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे 4 मूर्ख दिखाओ। बीरबल कुछ दिन के लिए बाहर गए और 4 लोगों को लेकर आए। एक पहला व्यक्ति बाल्टी में पानी लेकर चला रहा था, लेकिन उसमें छेद था। 2 दूसरा व्यक्ति छत पर बैठकर नीचे गिरने का इंतजार कर रहा था। 3 तीसरा व्यक्ति खेत में बिना बीज डाले फसल का इंतजार कर रहा था। 4 चौथा व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी थक जाएगी। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने सही मूर्ख खोजे हैं। 29 बीरबल की चतुराई से पकड़ा गया चोर। एक दिन एक महिला ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरे घर से सोने की अंगूठी चोरी हो गई है। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी। बीरबल ने कहा, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल तक 1 इंच छोटी हो जाएगी। अगले दिन एक नौकर की छड़ी छोटी निकली। बीरबल बोले, यह ही चोर है। डर के मारे इसने खुद अपनी छड़ी काट दी। अकबर ने चोर को दंड दिया और महिला को उसकी अंगूठी वापस दिलवाई। 30 सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें एक चीज चुननी हो, धन, ज्ञान या दोस्त, तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने कहा, मैं दोस्त चुनूंगा। अकबर ने कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, यदि मेरे पास दोस्त होंगे तो वे मुझे ज्ञान देंगे और ज्ञान से मैं धन कमा सकता हूँ। लेकिन यदि मेरे पास केवल धन होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। अचार की चोरी। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे विशेष था। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई अकबर को बहुत पसंद थी। जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, बीरबल उसे अपनी सूझबूझ से हल कर देते। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बुजुर्ग महिला रोती हुई पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने सम्राट के सामने आकर हाथ जोड़े और करुण स्वर में बोली, जहांपनाह, मेरे साथ न्याय कीजिए। मेरी मेहनत की कमाई चोरी हो गई है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या चोरी हुआ है और कैसे हुआ? महिला ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, हुजूर, मैं बहुत ही गरीब हूँ। अपने गुजर-बसर के लिए अचार बनाकर बेचती हूँ। मैंने महीनों की मेहनत से आम का स्वादिष्ट अचार बनाया था। कल रात में सो गई और सुबह जब उठी तो मेरा सारा अचार गायब था। जरूर किसी ने चोरी की है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने घोषणा की, हम अपने राज्य में चोरी नहीं सह सकते। बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ और दोषी को पकड़ो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म, जहांपनाह। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने महिला से कुछ सवाल किए, क्या तुम्हें किसी पर शक है? महिला बोली, नहीं हुजूर, लेकिन मुझे यकीन है कि चोर मेरे ही मोहल्ले का कोई व्यक्ति है, क्योंकि बाहर से कोई आता तो मुझे पता चल जाता। बीरबल ने मामले को ध्यान से सुना और विचार करने लगे। फिर उन्होंने पूरे गांव में यह घोषणा करवाई, आज रात सभी गांव वाले दरबार में हाजिर हों और जो चोर होगा वह खुद ही पकड़ा जाएगा। गांव वाले थोड़े डर गए,
लेकिन सभी तय समय पर दरबार में पहुंचे। चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने गांव वालों को संबोधित किया। हम जानते हैं कि अचार की चोरी इसी गांव के किसी व्यक्ति ने की है। अब हम एक तरीका अपनाएंगे जिससे चोर खुद ही सामने आ जाएगा। उन्होंने सभी गांव वालों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर किसी के हाथ में यह लकड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो गई तो वह निर्दोष होगा, लेकिन जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी छोटी हो जाएगी। गांव वाले इस बात से बहुत हैरान हुए। सभी अपनी लकड़ियां लेकर अपने घर चले गए, लेकिन असली चोर बहुत घबरा गया। उसे लगा कि सच में उसकी लकड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए उसने डर के कारण लकड़ी का 1 इंच काट दिया। अगले दिन सभी लोग दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी की लकड़ियां जांची और देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी सबसे छोटी थी। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, यही है असली चोर। सच सामने आया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, दरअसल यह कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने यह चाल इसलिए चली ताकि असली चोर डर के कारण लकड़ी काट दे। और वही हुआ। जिसने चोरी की थी वह डर गया और उसने लकड़ी काट दी, जिससे उसकी लकड़ी सबसे छोटी हो गई। चोर सिर झुकाए खड़ा था। उसने डरते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय किया। इस महिला को अचार की कीमत चुकाई जाए और इस चोर को दंड दिया जाए। न्याय और पुरस्कार। महिला को उसके अचार की कीमत दी गई और चोर को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया ताकि वह दोबारा चोरी न करे। गांव वाले बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में बेमिसाल है। अचार की चोरी के बाद बीरबल की और भी चतुराइयां। अचार की चोरी के मामले को हल करने के बाद बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। लेकिन यह आखिरी मामला नहीं था। अकबर के दरबार में आए दिन नई नई चुनौतियां आती थीं और बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें हल करते थे। अब मैं आपको अचार की चोरी के बाद की कुछ और दिलचस्प कहानियां विस्तार से सुनाता हूं। एक बीरबल और अनोखा जुर्माना। मामले की शुरुआत। एक दिन एक व्यापारी दौड़ता हुआ अकबर के दरबार में आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने बादशाह के सामने जाकर कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। व्यापारी बोला, मुझे एक सेठ ने व्यापार में धोखा दिया है। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे सोने की अशर्फियां देगा, लेकिन जब मैंने उसे सामान दे दिया तो उसने पैसे नहीं दिए। अब वह कह रहा है कि उसने कोई सौदा किया ही नहीं। अकबर ने गुस्से से उस सेठ को बुलवाया। जब सेठ दरबार में आया तो उसने साफ मना कर दिया, जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कोई सौदा नहीं किया। बीरबल का हल। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सेठ से पूछा, अगर तुमने सौदा नहीं किया तो क्या तुम इस व्यापारी को जानते हो? सेठ तुरंत बोला, नहीं, मैं इसे जानता भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इसे जानते भी नहीं तो फिर तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? जब कोई अजनबी होता है तो कुछ सोचना पड़ता है कि कौन है, कहाँ मिला था, लेकिन तुमने तुरंत मना कर दिया, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ की पोल खुल गई। उसने गलती मान ली और व्यापारी को उसकी रकम लौटा दी। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। 2 मूर्ख ब्राह्मण और बीरबल की परीक्षा। एक अजीब समस्या। एक दिन एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, मुझे बीरबल की परीक्षा लेनी है। अगर वे सच में बुद्धिमान हैं तो मेरा सवाल हल करके दिखाए। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बताओ, क्या सवाल है? ब्राह्मण ने कहा, अगर एक कुएं में एक बाल्टी पानी हो और मैं उसमें से आधा निकाल लूं
तो बचा हुआ आधा पानी कैसे निकालूं कि कुआं पूरी तरह से खाली हो जाए। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह बहुत आसान है। तुम बाल्टी से बचा हुआ पानी बाहर फेंक दो और कुएं को मिट्टी से भर दो। कुआं पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ब्राह्मण चुप रह गया और दरबार में हंसी छा गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। 3 आधे आम का सवाल। मंत्री की शर्त। अकबर का एक अन्य मंत्री बीरबल से बहुत जलता था। उसने एक दिन बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो इस सवाल का जवाब दो। अगर एक आदमी आधे आम खा ले तो वह कितना आम खाएगा? बीरबल हंसते हुए बोले, यह सवाल गलत है। अगर उसने आधा आम खा लिया तो वह आधा ही खाएगा, पूरा नहीं। दरबार में ठहाके लग गए और मंत्री का चेहरा उतर गया। अकबर ने कहा, बीरबल हमेशा सही जवाब देते हैं। 4 बीरबल की परीक्षा, आग का इम्तिहान। ईर्ष्यालु दरबारी की चाल। अकबर के दरबार में कई लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल बहुत चतुर तो है, लेकिन क्या वे कठिन परीक्षा में पास हो सकते हैं? अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? दरबारियों ने कहा, अगर बीरबल एक पूरी रात बर्फीली नदी में खड़े रह सकते हैं तो मानेंगे कि वे वास्तव में योग्य हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। आग का सहारा। बीरबल ने पूरी रात ठंडी नदी में बिताई और सुबह दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, मैंने दूर एक दिए की रोशनी देखी और उसे देखकर खुद को गर्म रखने की कल्पना की। ईर्ष्यालु दरबारियों ने कहा, यह तो बेईमानी है। अगर उन्हें आग की गर्मी मिली तो यह परीक्षा सफल। ठीक है जहांपनाह, पहले हम इन दरबारियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन खाना एक ऊंचे महल की छत पर पकाएंगे और नीचे बैठकर उसकी गर्मी का इंतजार करेंगे। दरबारी बोले, ऐसे तो खाना नहीं पकेगा। बीरबल ने जवाब दिया, फिर अगर इतनी दूर की आग खाना नहीं पका सकती तो दिए की रोशनी मुझे गर्म कैसे कर सकती थी? अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। इम्माहे, खोया हुआ साम्राज्य। अध्याय 1। भविष्यवाणी का जन्म। सालों पहले एक भव्य साम्राज्य था, इम्माहे। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, जादू और शक्ति का केंद्र था। यहाँ के लोग रहस्यमय शक्तियों से परिचित थे और उन्होंने अपना जीवन प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा को समर्पित कर दिया था। राजा अद्वेरन, इम्माहे के अंतिम शासक, ने एक महाशक्ति को जगाने की कोशिश की थी जिससे पूरी दुनिया बदल सकती थी। लेकिन कुछ गलत हो गया। एक विनाशकारी घटना घटी और पूरा साम्राज्य एक दिन में गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह समय के परे छुप गया, तो कुछ का मानना है कि वह एक दूसरी दुनिया में चला गया। अध्याय 2। जंगल में रहस्यमय पत्थर। 300 साल बाद छोटे से गांव मिराहन में एक 18 वर्षीय लड़का आर्यन अपनी दादी के साथ रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा नई जगहों को खोजने और रहस्यों को सुलझाने की इच्छा रखता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां बीनते समय उसने एक अजीबोगरीब पत्थर देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ और उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारा समय आ गया है, इम्माहे तुम्हें बुला रहा है। आर्यन डरकर पीछे हटा, लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वहां रहस्यमय चिन्ह उभर आए थे। वह भागकर अपनी दादी के पास पहुंचा। उन्होंने पत्थर को देखा और घबरा गईं। यह इम्माहे का मार्गदर्शक है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? पर इम्माहे तो बस एक मिथक है। नहीं बेटा, यह असली है, और अब यह तुम्हें बुला रहा है। अध्याय 3। यात्रा की शुरुआत। दादी ने बताया कि इम्माहे को खोजने के लिए 4 रक्षकों को ढूंढना होगा, जो 4 तत्वों, हवा, जल, अग्नि और पृथ्वी, के संरक्षक है।
आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उसे जाना था रेनारा जंगल, जहां हवा की रक्षक लेरा रहती थी। अध्याय 4। हवा की रक्षक लेरा। रेनारा जंगल में प्रवेश करना आसान नहीं था। यहाँ के पेड़ जीवित लगते थे और हर कदम पर एक नई चुनौती थी। अचानक एक रहस्यमय हवा चली और एक लड़की पेड़ों के ऊपर से कूदती हुई आई। तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरा नाम आरिन है। मैं इम्माहे को खोजने आया हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। लेरा ने उसे एक परीक्षा दी। उसे एक जादुई पत्ता लाना था, जो केवल तब मिलता जब हवा शांत होती। आरिन ने बहुत मेहनत की और अंत में उसे पा लिया। ठीक है, लेरा मुस्कुराई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब आरिन के साथ हवा की रक्षक लेरा भी थी। अध्याय 5। जल की गुफा। अगला गंतव्य था नील सागर की गुफाएं, जहां जल का रक्षक केलन रहता था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राक्षसी मछलियां, जलभ्रम और एक डूबा हुआ मंदिर। गुफा के अंदर केलन ने आरिन से पूछा, तुम पानी को कैसे समझते हो? आरिन ने कहा, पानी शक्ति भी है और विनाश भी। यह शांत भी है और तूफानी भी। केलन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही कहा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अध्याय 6। अग्नि का पहाड़। तीसरा रक्षक था अग्नि का योद्धा वेरान, जो ज्वालामुखी पर्वत पर रहता था। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां लावा के राक्षस रहते थे, जो किसी को भी पास नहीं आने देते थे। आरिन और उसकी टीम ने अपनी ताकत और बुद्धि से रास्ता निकाला और अंततः वेरान को मना लिया। अध्याय 7। पृथ्वी का अभिभावक। अब बचा था आखिरी रक्षक, पृथ्वी का संरक्षक, जैनोस। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। जैनोस को विश्वास नहीं था कि इम्माहे को बचाया जा सकता है। आरिन को अपनी ईमानदारी और साहस से उसे मनाना पड़ा। आखिरकार जैनोस भी तैयार हो गया। अध्याय 8। इम्माहे का दरवाजा। चारों रक्षकों के साथ आरिन अब इम्माहे के द्वार तक पहुंचा। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह समय का द्वार था। जब उन्होंने मिलकर उसे खोला तो एक अद्भुत दृश्य सामने था। इम्माहे का साम्राज्य, वैसा ही जैसा सदियों पहले था। लेकिन वहां कुछ गलत था। राजा अद्वेरन अब भी जीवित था और उसने इम्माहे को अपनी मर्जी से बंदी बना रखा था। अध्याय 9। अंतिम युद्ध। आरिन और उसके साथी राजा अद्वेरन से लड़े। यह लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं थी, यह लड़ाई थी आध्यात्मिक शक्ति और सच्चाई की। आखिरकार आरिन ने अपनी सूझबूझ और दोस्तों की मदद से राजा अद्वेरन को हराया। इम्माहे फिर से आजाद हो गया। अध्याय 10। नया युग। अब इम्माहे फिर से इस दुनिया में आ गया था। आरिन को इसका नया संरक्षक बनाया गया। अब से इम्माहे फिर कभी नहीं खोएगा, उसने कहा। गोल्डन कोइन का रहस्य। अकबर की असमंजस। सम्राट अकबर का दरबार हर समय ज्ञान, समझ और न्याय की आवाज से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन अकबर अपने महल में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में किसी चिंता का संकेत था। बीरबल, जो अकबर के प्रिय मंत्री और सलाहकार थे, ने यह महसूस किया और बिना समय गवाए दरबार में गए। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, यह राज्य और शासन की व्यवस्थाएं कभी कभी मुझे उलझा देती है। मैं हर दिन प्रजा के भले के लिए काम करता हूँ, लेकिन एक समस्या है जो मुझे परेशान करती है। हमारे राज्य में कई लोग हैं जो मानते हैं कि वे मेरी नीतियों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि जो नीतियां हैं वे उनके जीवन को बेहतर नहीं बना पा रही है। इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल ने सोचा, यह समस्या एक गहरी बात कह रही है। अगर कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ न कुछ चूक जरूर हो रही है। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस बारे में गहराई से सोचने और कुछ समय देने का अवसर दें। मैं इस समस्या का हल जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है। बीरबल,
तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकोगे। बीरबल का अनोखा प्रयोग। बीरबल ने राज्य भर में भ्रमण करने का निर्णय लिया। वे गांव-गांव, कस्बों और शहरों में गए और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग काफी परेशान थे। गांव के मुखिया ने बीरबल से कहा, महाराज, हम यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कभी भी सही मूल्य नहीं मिलता। हमारी फसलें अच्छी होती है, लेकिन उन्हें बेचने पर हमें उस कीमत के बदले बहुत कम मिलता है। इससे हमारी स्थिति नहीं सुधर पाती। हम अगर थोड़ा और लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन हमें अवैध मानता है। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, आपकी समस्या गंभीर है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि केवल बाजार और प्रशासन इसका कारण है? मुखिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज, मैं समझता हूं कि हम अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी मेहनत का सही मूल्य पा सकें? बीरबल मुस्कराए और कहा, मैं आपके साथ एक प्रयोग करना चाहता हूं। आप इसको ध्यान से देखें और फिर हम इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसके बाद बीरबल ने गांव के पास एक बड़ा सा पेड़ ढूंढा और उसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह पत्थर हमारे राज्य का प्रतीक है और यह बताता है कि हम प्रत्येक वस्तु की सही कीमत का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब मैं इसे एक प्रयोग के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। मैं यहाँ पर एक सोने का सिक्का रखता हूँ, और जो व्यक्ति इस सिक्के को सबसे पहले देखेगा, वह बताएगा कि इसे क्या कीमत दी जानी चाहिए। गांव के लोग उत्सुक हो गए और एक-एक करके उन्होंने सोने के सिक्के को देखा। पहले व्यक्ति ने कहा, यह बहुत कीमती है, इसे बाजार में बहुत महंगा बेचा जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, यह केवल उस समय के हिसाब से मूल्यवान होगा जब इसे सही जगह पर रखा जाए। एक और व्यक्ति ने कहा, अगर इसे सही उपयोग के लिए रखा जाए तो इसकी कीमत और बढ़ सकती है। बीरबल मुस्कराए और कहा, अब समझिए, यह सिक्का केवल एक धातु नहीं है, बल्कि इसका मूल्य हमारे उपयोग, हमारी समझ और हमारी नजरिए पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही हमारे समाज में कोई भी वस्तु या सेवा केवल उस समय की परिस्थिति, उसके उपयोग और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। गांव वालों ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना। उन्हें समझ में आया कि किसी भी चीज का मूल्य केवल उसकी भौतिक कीमत से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और उपयोगिक मूल्य से भी तय होता है। अकबर को समाधान बताना। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, मैंने राज्य भर में भ्रमण किया और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। मुझे यह महसूस हुआ कि समस्या केवल प्रशासन की नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का परिणाम है। लोग केवल भौतिक मूल्य से वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन हमें समाज में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य को समझने की जरूरत है। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, तुम क्या सुझाव देते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी नीतियों को थोड़ा और लचीला बनाना होगा। साथ ही हमें यह समझाना होगा कि कोई भी वस्तु या सेवा अपने वास्तविक मूल्य को तभी प्राप्त कर सकती है जब वह समाज के लिए उपयोगी हो और उसका मूल्य समाज में मौजूद समझ और दृष्टिकोण से तय हो। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी कि मूल्य केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि समाज में उनके योगदान और उपयोगिता से निर्धारित होता है। अकबर ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम केवल वस्तु की कीमत नहीं, बल्कि उसके सामाजिक मूल्य को भी महत्व दें। राज्य में बदलाव। अकबर ने बीरबल के सुझावों को स्वीकार किया और राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि वे न केवल कानून और नियमों को लागू करें, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रजा की समस्याओं का समाधान सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाए। साथ ही समाज में यह समझ फैलाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया कि किसी भी वस्तु का मूल्य केवल उसके भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके समाज में योगदान और उपयोगिता पर भी निर्भर करता है। समय के साथ राज्य में प्रजा की स्थिति में सुधार होने लगा। गांव वाले अब अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर रहे थे और प्रशासन को भी समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने का अवसर मिला। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे उपायों का क्या परिणाम रहा? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज,
अब लोग समझने लगे हैं कि किसी चीज का असली मूल्य केवल उसके भौतिक गुणों से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और उपयोगी योगदान से भी निर्धारित होता है। राज्य में संतुलन अब धीरे धीरे कायम हो रहा है। अकबर ने संतुष्टि से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बीरबल। तुम्हारी चतुराई ने राज्य में शांति और संतुलन स्थापित किया। चतुराई का असली मूल्य। अकबर की चिंता। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अक्सर प्रजा की भलाई और शासन के सुधारों के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन दरबार में अकबर का चेहरा बहुत ही गंभीर था। वे कुछ सोचते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, ने यह देखा और तुरंत दरबार में आकर कहा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, यह राज्य की नीतियां ठीक से काम नहीं कर रही है। लोग खुश नहीं हैं और प्रजा की असंतुष्टि बढ़ती जा रही है। मैंने कोशिश की है कि राज्य की व्यवस्था को बेहतर बनाऊं, लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमें एक ऐसा समाधान चाहिए जिससे हम प्रजा के विश्वास को फिर से जीत सकें। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, समस्याएं आती है, लेकिन उनका समाधान भी हमें ढूंढना होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने विश्वास से कहा, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका हल जरूर निकाल पाओगे। तुम शुरू करो और जो भी उपाय तुम्हें उचित लगे वह अपनाओ। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने का निर्णय लिया। वे गांव-गांव और शहर-शहर गए और लोगों से उनके दुख दर्द और समस्याएं सुनी। एक दिन बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग बेहद परेशान थे। गांव के प्रधान ने बीरबल से कहा, महाराज, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। हम मेहनत से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्याएं हल नहीं हो पाती। जो भी कार्य हम करते हैं, उसका सही मूल्य हमें नहीं मिलता। अधिकारियों की मनमानी और उनकी तानाशाही से हम दुखी हैं। बीरबल ने गांव के प्रधान की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, आपकी समस्या मुझे समझ में आई, लेकिन यह समस्या केवल आपकी ही नहीं है, बल्कि राज्य के बहुत से हिस्सों में यह देखने को मिल रही है। क्या आप यह मानते हैं कि किसी कार्य का सही मूल्य तभी दिया जाता है जब हम उसे सही तरीके से समझें और उसे सही संदर्भ में परखें? गांव के प्रधान ने सोचा, आपका क्या मतलब है, महाराज? बीरबल मुस्कराए और कहा, हम किसी भी चीज का मूल्य तभी सही तरीके से पहचान सकते हैं जब हम उसे पूरी तरह से समझें। जैसे, अगर हम एक साधारण वस्तु को ही गलत तरीके से देखें या बिना समझे, तो हम उसकी असली कीमत नहीं जान पाएंगे। इसी तरह शासन की नीतियां भी तभी प्रभावी हो सकती है जब हम उन्हें सही तरीके से समझें और लागू करें। गांव के प्रधान ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, आपकी बात समझी, लेकिन हमारे लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या प्रशासन की तानाशाही है। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। और बीरबल ने वहां से लौटकर अकबर से मिलने का निर्णय लिया। अकबर का फैसला। बीरबल अकबर के पास लौटे और उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, राज्य में एक बड़ी समस्या है। लोग अपने काम की सही कीमत नहीं पा रहे हैं और प्रशासन की नीतियां भी असंतुलित हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी नीतियों में सुधार करना होगा ताकि हम लोगों को उनका सही मूल्य दे सकें। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम ठीक कह रहे हो। हमें अपने शासन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन इसका तरीका क्या होगा? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपके सामने एक छोटा सा प्रयोग करना है। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे दरबार में ही करना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा प्रयोग, बीरबल? बीरबल ने कहा, यह एक साधारण सा परीक्षण है। मुझे आपके सामने एक वस्तु रखनी है और देखना है कि लोग उसकी सही कीमत कैसे पहचानते हैं। यह प्रयोग हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम किस प्रकार से अपने समाज और प्रशासन की नीतियों को बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने हामी भरी और कहा, ठीक है, तुम जो चाहो, करो। बीरबल का अद्भुत प्रयोग।
बीरबल ने दरबार में एक गोल सोने का सिक्का रखा और सब दरबारी अधिकारियों और कुछ आम नागरिकों को बुलाया। उन्होंने एक चुनौती दी, यह सोने का सिक्का यहाँ रखा है। आप सभी को एक एक करके इसका मूल्य बताना होगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल भौतिक कीमत ही नहीं, बल्कि यह भी बताना होगा कि इस सिक्के का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। पहले दरबारी ने सिक्के को देखा और कहा, यह सोने का सिक्का है और इसका मूल्य बाजार में काफी ज्यादा है। दूसरे दरबारी ने कहा, यह सिक्का केवल एक धातु का टुकड़ा है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो इसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका असली मूल्य इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे उपयोग में लाते हैं। फिर एक आम नागरिक ने कहा, यह सिक्का सिर्फ एक वस्तु है, लेकिन अगर यह लोगों की भलाई के लिए काम आता है तो इसका मूल्य कहीं अधिक होगा। अगर यह शासन की नीतियों के अनुसार सही जगह पर खर्च किया जाए तो समाज को इससे बहुत लाभ हो सकता है। सभी ने इस पर विचार किया और बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अब आप सभी ने सही मूल्य की पहचान की है। इसका मूल्य केवल इसकी भौतिक कीमत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस पर भी निर्भर करता है कि इसे किस उद्देश्य के लिए और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार समाज में किसी वस्तु, सेवा या नीतियों का मूल्य तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि उसे पूरी तरह से समझा न जाए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह सिक्का केवल एक प्रतीक था, लेकिन जो ज्ञान तुमने हमें दिया वह अनमोल है। हमें अपनी नीतियों और योजनाओं को केवल उनके भौतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और मानसिक प्रभाव से भी परखना होगा। राज्य में सुधार और संतुलन। अकबर ने बीरबल की सलाह को गंभीरता से लिया और राज्य में सुधार करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि वे न केवल कानूनों को लागू करें, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए समझदारी से काम करें। इसके बाद राज्य में एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को यह बताया गया कि किसी भी वस्तु या नीति का मूल्य केवल उसकी भौतिक कीमत पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह उस वस्तु या नीति के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी निर्भर करता है। समय के साथ राज्य में संतुलन स्थापित हुआ। लोग अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने लगे और प्रशासन भी प्रजा की जरूरतों को समझने में सक्षम हुआ। लोग अब समझने लगे थे कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसके भौतिक गुणों से नहीं, बल्कि समाज पर उसके प्रभाव से भी निर्धारित होता है। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जो तरीका अपनाया वह बहुत प्रभावी रहा। राज्य में संतुलन और शांति स्थापित हुई। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह सब आपके समझदार नेतृत्व और सही दिशा निर्देशों के कारण ही संभव हुआ। कीमत का पैमाना। भाग 1। अकबर का निर्णय। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, समझ और नीतियों के तर्क से भरा रहता था। दरबार में हर प्रकार के विचार विमर्श होते थे, लेकिन जो सबसे खास था वह था अकबर का अपने दरबारियों, खासकर बीरबल, पर अत्यधिक विश्वास। बीरबल की बुद्धिमत्ता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे और वे अक्सर बीरबल से राज्य की समस्याओं का समाधान पूछते थे। एक दिन अकबर कुछ विचारशील बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरी सोच थी और वे कुछ सोच रहे थे। बीरबल ने देखा कि महाराज कुछ परेशान हैं। वे अकबर के पास गए और पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रजा को ठीक से न्याय नहीं दे पा रहा हूँ। हमारी राज्य व्यवस्था में एक असंतुलन सा आ गया है। कुछ लोग बहुत खुश हैं, जबकि अन्य शिकायत करते हैं कि वे न्याय नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि हमारी नीतियों में कोई कमी हो सकती है। बीरबल ने अकबर की चिंता को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन यह समस्या केवल आपके शासन से जुड़ी नहीं है। यह समस्या हर शासक को आती है। अगर आप मुझे थोड़े समय का अवसर दें, तो मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकोगे। मैं तुम्हें पूरा समय देता हूँ। भाग 2। बीरबल का राज्य दौरा। बीरबल ने अकबर के आदेश के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। वह गांवों,
कस्बों और शहरों में गए और लोगों से उनके अनुभव और समस्याएं सुनी। एक दिन बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग परेशान थे। गांव के एक बुजुर्ग किसान ने बीरबल से कहा, महाराज, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें इसका सही मूल्य नहीं मिलता। हमारी फसलें अच्छी होती है, लेकिन बाजार में हमें उसके बदले बहुत कम पैसा मिलता है। और जब प्रशासन से मदद मांगते हैं, तो वे हमें केवल आश्वासन देते हैं। हमारी मेहनत का सही मूल्य हमें नहीं मिलता। बीरबल ने बुजुर्ग किसान की बात को ध्यान से सुना और कहा, आपकी समस्या का समाधान तो मुझे लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल बाजार और प्रशासन ही इसका कारण है? किसान ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान केवल प्रशासन से नहीं आता। हमें यह समझना होगा कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत केवल उस वस्तु या सेवा के निर्माण पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस वस्तु के वास्तविक मूल्य और समाज में उसके महत्व पर भी निर्भर करती है। किसान ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह बात तो सही है, लेकिन हम गरीबों को कभी यह समझने का अवसर नहीं मिलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं आपके दर्द को समझता हूं और मैं इसका समाधान खोजने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बीरबल राज्य के अन्य हिस्सों में भी गए और उन्होंने देखा कि लोग प्रशासन के भ्रष्टाचार से परेशान हैं। अधिकारियों की मनमानी और अनियमितताओं के कारण लोग न्याय की उम्मीद खो चुके थे। बीरबल ने सोचा कि यह केवल प्रशासन का दोष नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी समस्या थी, जो समाज के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त थी। भाग 3, बीरबल का समाधान। बीरबल ने राज्य के दौरे के बाद अकबर से मिलने का निर्णय लिया। दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया है, क्या तुम्हें कोई समाधान मिला? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, राज्य में असंतुलन का कारण केवल प्रशासन या प्रजा की स्थिति नहीं है, बल्कि यह समस्या हमारे समाज के मूल्यों और कीमत के बारे में हमारी सोच से जुड़ी हुई है। हमें यह समझना होगा कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य केवल उसके उत्पादन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके उपयोग और समाज में उसके महत्व पर भी निर्भर करता है। अकबर ने ध्यान से पूछा, तुम क्या सुझाव देते हो, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि हमें प्रशासन में कुछ बदलाव लाने होंगे। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना होगा। साथ ही हमें अपनी प्रजा को यह समझाना होगा कि हर वस्तु या सेवा का मूल्य केवल उसकी उत्पादन लागत से नहीं, बल्कि उसके उपयोगिता, समाज में उसके महत्व और उसके सकारात्मक प्रभाव से भी निर्धारित होता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबकर कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। यह तो एक नई दृष्टि है। हम प्रशासन की नीतियों में लचीलापन लाएंगे, ताकि जनता को भी न्याय मिल सके। साथ ही हमें समाज में कीमत और मूल्य को लेकर जागरूकता फैलानी होगी। भाग 4, राज्य में सुधार। अकबर ने बीरबल के सुझावों को स्वीकार किया और राज्य की नीति में सुधार करने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे प्रजा के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके साथ ही अकबर ने एक विशेष समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य समाज में कीमत और मूल्य को लेकर जागरूकता फैलाना था। समिति ने लोगों को यह समझाया कि किसी भी वस्तु का मूल्य केवल उसकी निर्माण लागत से नहीं, बल्कि उसके समाज में उपयोगिता, उसके योगदान और उसके प्रभाव के आधार पर भी निर्धारित होता है। धीरे धीरे लोगों ने यह समझना शुरू किया और उन्होंने अपनी मेहनत का सही मूल्य पहचाना। अकबर ने प्रशासन के अधिकारियों से कहा, आपका काम केवल कानून लागू करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लोग सही मूल्य के साथ अपने काम और उत्पादों का आदान प्रदान करें। हमें प्रजा के हितों को समझते हुए नीतियां बनानी होंगी। समय के साथ राज्य में संतुलन स्थापित हो गया। प्रजा खुश थी, प्रशासन अधिक उत्तरदायी हो गया और समाज में कीमत और मूल्य को लेकर जागरूकता फैल गई। लोग अब अपनी मेहनत का उचित मूल्य पा रहे थे और समाज में एक नई जागरूकता का जन्म हुआ था। जायदाद का बंटवारा। एक दिन अकबर के दरबार में दो भाई आए, जो अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि उन्हें न्याय चाहिए और बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। भाइयों का विवाद।
दोनों भाइयों ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखा। बड़ा भाई बोला, महाराज, मेरे पिता की बहुत बड़ी जायदाद थी। उनकी मृत्यु के बाद मैंने घर और खेतों की देखभाल की, लेकिन मेरा छोटा भाई अब आधे हिस्से का दावा कर रहा है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ही सारी मेहनत की है। छोटा भाई बोला, नहीं महाराज, यह जायदाद हमारे पिता की थी और मैं भी उनका बेटा हूँ, इसलिए मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर इस मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई उचित हल नहीं सूझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मामले का न्याय करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया और दोनों भाइयों से कहा, इस तराजू में अपनी अच्छाइयों और मेहनत को तौलो, जिससे यह पता चलेगा कि जायदाद पर किसका अधिकार अधिक है। बड़ा भाई हंसा और बोला, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का सच्चा हकदार है, तो वह अपनी मेहनत के सबूत दे सकता है। परीक्षा का समय। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला सवाल बड़े भाई से किया, पिता की मृत्यु के बाद तुमने खेतों में कितने पेड़ लगाए? बड़ा भाई बोला, मैंने कोई पेड़ नहीं लगाया, लेकिन मैंने खेतों की देखभाल की। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने कई पेड़ लगाए, फसल उगाई और व्यापार भी बढ़ाया। फिर बीरबल ने बड़ा भाई से पूछा, घर की मरम्मत कितनी बार करवाई? बड़े भाई ने झिझकते हुए कहा, मैंने मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन घर संभाला। छोटे भाई ने कहा, मैंने मकान की मरम्मत करवाई और उसे और मजबूत बनाया। फैसला। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, जायदाद केवल विरासत में मिलने से नहीं मिलती, बल्कि उसे संवारने वाला ही उसका असली हकदार होता है। छोटे भाई ने संपत्ति की देखभाल की, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और छोटे भाई को अधिक हिस्सा देने का आदेश दिया। बीरबल के निर्णय के बाद भी बड़ा भाई नाखुश था। उसने अकबर से कहा, महाराज, यह न्याय नहीं है। मैंने भी इस घर में जन्म लिया है और पिता के बाद इसे संभाला है। यदि मैं घर की मरम्मत नहीं करवा सका या पेड़ नहीं लगा सका, तो क्या मैं इसका हकदार नहीं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि फैसला पूरी तरह सही है? शायद हमें इसे और अच्छे तरीके से जांचना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक और परीक्षा लूंगा, जिससे साफ हो जाएगा कि असली हकदार कौन है। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अगले 3 दिनों में अपने हिस्से की संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग करके दिखाना होगा। जो इसे अधिक लाभदायक और उपयोगी बना सकेगा, वही इसका सही हकदार होगा। दोनों भाई इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। बड़े भाई की कोशिश। बड़े भाई ने अपने हिस्से की जमीन पर बस यूं ही कुछ मजदूरों को काम पर लगाया। उसने खेतों को बिना किसी योजना के जुतवाना शुरू कर दिया और जल्दबाजी में कुछ बीज डलवा दिए। लेकिन उसने न तो मिट्टी की जांच करवाई और न ही सही समय का इंतजार किया। छोटे भाई की योजना। छोटे भाई ने सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाई और सही बीजों का चयन किया। उसने खेतों को ठीक से जोतने के बाद पानी की व्यवस्था की और आसपास के किसानों से सलाह ली। इसके अलावा उसने खेत के किनारों पर कुछ फलदार पेड़ भी लगवा दिए, ताकि आगे चलकर वे भी लाभदायक साबित हों। 3 दिन बाद का दरबार। 3 दिन बाद अकबर के दरबार में दोनों भाई फिर से हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, बताओ, तुमने अपनी जायदाद का किस प्रकार उपयोग किया? बड़ा भाई बोला, मैंने अपनी जमीन पर फसल बो दी है और मजदूरों से काम करवाया। इससे मैं कुछ अनाज पैदा कर सकूंगा। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने पहले मिट्टी की जांच करवाई और सही बीज लगाए। साथ ही मैंने खेत के किनारे फलदार पेड़ भी लगाए, जो आने वाले वर्षों तक फल देंगे। इससे खेती भी होगी और जमीन की उर्वरता भी बनी रहेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि असली हकदार कौन है।
अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति संपत्ति का सही उपयोग करना जानता है, वही उसका असली हकदार होता है। अंतिम निर्णय। अकबर ने फैसला सुनाया कि छोटे भाई को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया जाए और बड़े भाई को उसका उचित भाग मिले। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़े भाई से कहा, अगर तुम भविष्य में संपत्ति का सही उपयोग करना सीखोगे तो तुम्हें और अधिक अधिकार मिल सकते हैं। बड़ा भाई इस फैसले को समझ गया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। अकबर के न्याय से दोनों भाई संतुष्ट तो हो गए, लेकिन बड़े भाई के मन में अभी भी असंतोष था। वह सोचने लगा, मैं बड़ा हूँ, इसलिए संपत्ति पर मेरा अधिकार ज्यादा होना चाहिए था। छोटे भाई ने थोड़ा समझदारी से काम किया, परंतु क्या इससे वह अधिक हकदार बन जाता है? उसने एक योजना बनाई और रात के अंधेरे में कुछ लोगों को भेजकर छोटे भाई के खेतों को नुकसान पहुंचा दिया। उसने कई पौधे उखड़वा दिए और सिंचाई के लिए बनाई गई नहर को भी तोड़ दिया। अगली सुबह जब छोटे भाई ने अपनी जमीन देखी तो वह बहुत दुखी हुआ। वह तुरंत अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी बीती सुनाई। बीरबल की नई चालाकी। जब अकबर को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर बड़ा भाई अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं है और अपने ही भाई का नुकसान कर रहा है तो हमें कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हम इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। पहले हमें यह साबित करना होगा कि यह सब बड़े भाई ने ही किया है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। बीरबल का न्याय। बीरबल ने दोनों भाइयों को दरबार में बुलाया और कहा, हमने फैसला तो पहले ही कर लिया था, लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है। छोटे भाई की जमीन पर नुकसान पहुंचाया गया है। जो भी दोषी होगा उसे दंड मिलेगा। बड़ा भाई चुप रहा और बोला, मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। हो सकता है किसी बाहरी व्यक्ति ने यह सब किया हो। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को एक रात जेल में रखा जाए। यदि बड़ा भाई निर्दोष हुआ तो उसे छोड़ दिया जाएगा। बड़ा भाई डर गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। रात के समय बीरबल ने जेल के बाहर पहरेदारों को तैनात किया और बड़े भाई की हरकतों पर नजर रखने को कहा। जैसे ही रात गहरी हुई, बड़ा भाई बेचैन हो गया। उसे लग रहा था कि यदि उसे दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। डर के मारे उसने पहरेदार को बुलाया और कहा, सुनो, मुझे महाराज के सामने ले चलो, मैं अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूँ। पहरेदार ने तुरंत यह खबर बीरबल को दी। अंतिम फैसला। सुबह होते ही अकबर ने दोनों भाइयों को फिर से दरबार में बुलाया। बड़े भाई ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैं ईर्ष्या के कारण अपने भाई की जमीन को नुकसान पहुंचाने का दोषी हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, किसी की मेहनत और ईमानदारी का नुकसान करना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें तुम्हारी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि बड़े भाई को जायदाद में उतना ही हिस्सा दिया जाए जितना उसे पहले मिला था, लेकिन उसे छोटे भाई के खेतों की मरम्मत और सभी नुकसानों की भरपाई भी करनी होगी। अकबर को यह बात उचित लगी और उन्होंने यही फैसला सुनाया। बड़ा भाई यह सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे जेल नहीं जाना पड़ा, लेकिन उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर भी मिला। बड़े भाई को उसकी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी असंतोष था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी संपत्ति को सही तरीके से संभाला होता तो वह भी छोटे भाई की तरह राजा और बीरबल का प्रिय बन सकता था। उसने निश्चय किया कि अब वह मेहनत करेगा और अपने हिस्से की जमीन को और भी बेहतर बनाएगा, लेकिन साथ ही वह अपने भाई को नीचा दिखाने के बारे में भी सोचने लगा। नई समस्या। लालच का अंत नहीं। कुछ महीनों बाद बड़ा भाई फिर से अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं अपनी जमीन पर खूब मेहनत कर रहा हूँ। मैंने उसे उपजाऊ बना दिया है, लेकिन मेरा छोटा भाई अब मेरे हिस्से पर भी दावा कर रहा है। छोटा भाई यह सुनकर चौंक गया और बोला, महाराज, यह सरासर झूठ है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मेरा भाई पहले भी चालाकी कर चुका है।
अब फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर को यह मामला और उलझता हुआ नजर आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम ही इस मामले को हल करो। हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर दोनों भाई अपनी जमीन से खुश नहीं हैं और बार बार विवाद कर रहे हैं, तो हमें इसका कोई स्थायी हल निकालना होगा। उन्होंने दोनों भाइयों को देखा और बोले, हम एक परीक्षा लेंगे जिससे पता चलेगा कि कौन अपनी जमीन का असली हकदार है। दोनों भाइयों ने सिर हिलाया और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। परीक्षा, संपत्ति की रक्षा कौन कर सकता है? बीरबल ने दोनों भाइयों को एक एक दीपक दिया और कहा, आज रात तुम दोनों अपनी अपनी जमीन पर जाकर यह दीपक जलाओगे और पूरी रात इसे बुझने नहीं दोगे। जो भी सुबह तक अपने दीपक को जलाए रखेगा, वही अपनी संपत्ति का असली हकदार होगा। बड़ा भाई इस बात को हल्के में ले रहा था। उसने सोचा कि यह कोई कठिन काम नहीं है। दूसरी ओर, छोटा भाई बहुत सावधानी से अपनी जमीन पर गया और पूरी रात दीपक की रखवाली करता रहा। लेकिन बड़े भाई ने यह सोचकर कि अगर दीपक बुझ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लापरवाही दिखाई और आधी रात को सो गया। तेज हवा चली और उसका दीपक बुझ गया। सुबह जब बीरबल ने दोनों भाइयों से पूछा तो छोटा भाई खुश था और उसने कहा, मेरा दीपक पूरी रात जलता रहा। जब बड़ा भाई की बारी आई तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन बीरबल पहले ही अपने गुप्त सैनिकों से सारी जानकारी ले चुके थे। बीरबल ने कहा, महाराज, एक व्यक्ति जो अपनी संपत्ति की रक्षा तक नहीं कर सकता, वह उसका असली हकदार कैसे हो सकता है? अंतिम न्याय। अकबर को यह न्याय उचित लगा। उन्होंने फैसला सुनाया, छोटा भाई अपनी संपत्ति का असली हकदार है। बड़ा भाई अब से सिर्फ अपने हिस्से की देखभाल करेगा, लेकिन अगर वह दोबारा किसी तरह की चालाकी करेगा तो उससे उसकी जमीन भी छीन ली जाएगी। बड़ा भाई यह सुनकर निराश तो हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि सिर्फ अधिकार मांगने से कुछ नहीं होता। असली हकदार वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। बड़े भाई ने अब तक कई चालाकियां करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल की चतुराई के आगे वह हार जाता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अगर वह सही मायनों में अपनी जायदाद को बढ़ाना चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी, न कि भाई के खिलाफ साजिश रचनी होगी। अब वह अपने खेतों की देखभाल करने लगा और छोटे भाई से सीखने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या सच में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, या फिर कोई और तरीका भी है? एक दिन दरबार में एक नया मामला आया जिसने फिर से अकबर और बीरबल को सोचने पर मजबूर कर दिया। नई समस्या, तीसरे दावेदार का आना। कुछ महीनों बाद अचानक एक अजनबी आदमी अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं इन दोनों भाइयों का सगा चाचा हूँ। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब मैं यात्रा पर था। अब मैं लौटा हूँ और मुझे भी जायदाद में हिस्सा चाहिए। बड़े और छोटे भाई यह सुनकर चौंक गए। उन्हें कभी अपने चाचा के बारे में बताया ही नहीं गया था। छोटे भाई ने कहा, महाराज, हमें तो आज तक नहीं पता था कि हमारा कोई चाचा भी है। अकबर ने सोचा कि यह मामला और भी जटिल हो गया है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या इस व्यक्ति का दावा सही है? और अगर यह सही भी है तो क्या इसे संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए? बीरबल ने व्यक्ति से पूछा, अगर तुम इनके चाचा हो तो क्या तुम हमें इनके पिता के बारे में कुछ खास बातें बता सकते हो? व्यक्ति ने बिना रुके बहुत सी कहानियां सुनानी शुरू कर दीं। उसकी बातें सुनकर दरबार के कुछ बुजुर्ग मंत्रियों को लगा कि शायद यह सच बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इनका चाचा हो तो तुम्हें भी एक परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा, सच्चे चाचा की पहचान। बीरबल ने 3 कपड़े की थैलियां मंगवाईं और उनमें अलग अलग चीजें डालीं। एक पहली थैली में सोने के सिक्के थे, 2 दूसरी थैली में अनाज था, 3 तीसरी थैली में मिट्टी थी। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, इन तीनों में से एक चीज चुनो। अगर तुम सच्चे चाचा हो तो तुम्हें वह चीज चुननी होगी जो परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। व्यक्ति ने बिना ज्यादा सोचे सोने की थैली उठा ली और कहा, यह सबसे कीमती है।
मुझे भी तो परिवार से कुछ मिलना चाहिए। बीरबल हंस पड़े और बोले, महाराज, यही इसका असली इम्तिहान था। अगर यह सच्चा चाचा होता तो यह अनाज या मिट्टी को चुनता, क्योंकि असली परिवार वही होता है जहाँ खेती और मेहनत को महत्व दिया जाता है। लेकिन इसने सिर्फ सोने को चुना। इसका मतलब यह केवल लालच में आया है। अकबर को यह तर्क सही लगा और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस झूठे व्यक्ति को दरबार से निकाल दिया जाए। अंतिम न्याय। अकबर ने बड़े और छोटे भाई से कहा, अब यह सिद्ध हो गया है कि जो भी अपनी जमीन और मेहनत को महत्व देता है वही असली मालिक होता है। अब तुम दोनों को फिर से अपने हिस्से का ध्यान रखना होगा। बड़ा भाई अब पूरी तरह समझ चुका था कि कोई भी चालाकी, लालच या बहाना उसे सच्ची सफलता नहीं दिला सकता। उसने छोटे भाई से माफी मांगी और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जमीन को और उन्नत करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और बड़े और छोटे भाई अपनी अपनी संपत्ति की देखभाल में लग गए। छोटे भाई ने पहले ही मेहनत से अपनी जमीन को उन्नत बना लिया था, लेकिन बड़े भाई को अब समझ आ गया था कि अगर उसे सही मायनों में कुछ पाना है तो उसे भी पूरी लगन से मेहनत करनी होगी। नई चुनौती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद दरबार में एक और नया मामला आ गया। एक धूर्त व्यक्ति जिसका नाम सुल्तान था, अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं इन दोनों भाइयों के पिता का बहुत पुराना दोस्त हूँ। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखकर कहा था कि उनकी संपत्ति में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दोनों भाई यह सुनकर दंग रह गए। छोटे भाई ने कहा, महाराज, हमें तो कभी इस आदमी के बारे में बताया ही नहीं गया। यह जरूर कोई चालबाज होगा जो हमारी संपत्ति हड़पना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसे भी परीक्षा से गुजरना होगा। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने सुल्तान को 3 विकल्प दिए। एक, पहला विकल्प, उसे पूरे गांव के सामने यह साबित करना होगा कि वह भाइयों के पिता का मित्र था। 2, दूसरा विकल्प, उसे संपत्ति छोड़कर केवल एक छोटी सी जमीन लेनी होगी और वहां खुद मेहनत करनी होगी। 3, तीसरा विकल्प, उसे बिना किसी प्रमाण के जेल भेज दिया जाएगा। सुल्तान ने हिचकिचाते हुए पहला विकल्प चुना। उसने बहुत सी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन जब बीरबल ने उससे उनके पिता की खास आदतों के बारे में पूछा तो वह फंस गया। बीरबल को पता चल गया कि वह झूठ बोल रहा है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल की जाए। कुछ ही दिनों में पता चला कि वह कई लोगों को ठग चुका था और इसी तरह झूठे दावे करके संपत्ति हड़पने की कोशिश करता था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलकर किसी और की संपत्ति हड़पना चाहता है उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें कड़ा निर्णय लेना होगा ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का प्रयास न करे। अंततः सुल्तान को जेल भेज दिया गया और उसके ठगी के अन्य मामलों की भी जांच शुरू की गई। बड़ा भाई बना ईमानदार किसान। इस घटना के बाद बड़ा भाई पूरी तरह बदल चुका था। उसने छोटे भाई से क्षमा मांगी और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, न कि छलकपट से। छोटे भाई ने उसे माफ कर दिया और दोनों भाइयों ने साथ मिलकर खेती करने और अपनी जमीन को और भी उन्नत बनाने का निश्चय किया। किसी भी कहानी की तरह अकबर और बीरबल के निर्णयों ने हमेशा दरबार और राज्य में कुछ नया मोड़ लिया। इन दोनों भाइयों ने अपनी जमीन को सही तरीके से संभालने की योजना बनाई और अब दोनों का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार की भलाई था। लेकिन यह सब अचानक बदलने वाला था, क्योंकि जायदाद के इस बंटवारे ने एक और नई चुनौती खड़ी कर दी थी। नया संकट, जमीन पर बाहरी कब्जा। एक दिन अकबर के दरबार में एक ग्रामीण आया जो बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरी जमीन पर कुछ बाहरी लोग कब्जा करने आए हैं। मैंने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अब वे मेरी जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करें। बीरबल को पता चला कि यह बाहरी लोग स्थानीय शाही भूमि से आए थे और वे चाहते थे कि जमीन का एक हिस्सा उन्हें दिया जाए।
उन्होंने यह दबाव बनाया कि यह भूमि पुराने समय से उनके पूर्वजों की थी और इसलिए उनका हक बनता है। बीरबल ने मामले को बहुत ध्यान से सुना और दोनों पक्षों से शांति से बातचीत करने की योजना बनाई। वह अकबर के पास गए और कहा, महाराज, इस मामले का हल निकालने के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने सबसे पहले उन बाहरी लोगों को दरबार में बुलवाया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम लोग सचमुच इस जमीन